टीचर्स, ट्रेनर्स, एजुकेशनिस्ट एंड द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमें हमेशा से बताया गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी फील्ड इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, लॉ है या फिर बिजनेस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी फील्ड दोस्तों आर्ट्स है। दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो इस मौजू के ऊपर रोशनी डालेंगे। आज हम एक क्लासरूम में बैठ जाएंगे और सर से हम आर्ट्स का सबक हासिल करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर आर्टिस्ट, जाना पहचाना नाम सर सिकंदर जोगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। मैं आपसे सबसे पहले बड़ी आजी से कुछ सवाल पूछूंगा और मैं सीखना चाहूँगा कि आर्ट्स बेसिकली है क्या। सर सबसे पहले आगाज़ करेंगे हम कि बेसिकली आर्ट्स क्या चीज़ है उन लोगों के लिए जो बड़े बेसिक बिगिनर्स हैं या वो लोग जो बिल्कुल आर्ट्स को समझते हैं कि शायद कोई ड्राइंग और सिर्फ पेंटिंग है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आर्ट्स के पीछे जो नज़रिया है, जो फ़लसफ़ा है, उसके ऊपर अगर आप रोशनी डालें। बेशक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बेहतरीन और ख़ूबसूरत सवाल है। फ़ाइन आर्ट्स लफ्ज़ ही जिसके पीछे फ़ाइन आता है, तो मेरे ख्याल में हमें पता चलना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि फ़ाइन नहीं होता है। तो आर्ट एक क्रिएटिविटी का नाम है। आर्ट वो चीज़ है जो सबसे पहले तो आप अपने आप का आईना देख रहे हैं। जैसे वो फिर आपका अपना चेहरा भी हो सकता है, वो आपका मुआशरा भी हो सकता है, वो आपकी तहज़ीब भी हो सकती है। तो आर्ट हमेशा, जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आर्ट का फ़लसफ़ा क्या है, आर्ट के पीछे राज क्या है, आर्ट है क्या। तो आर्ट बेसिकली एक सोसाइटी में जो एक तहज़ीब हम लेके बैठे हुए हैं, उस तहज़ीब को उजागर करना, तहज़ीब को की तारीख़ को ज़िंदा रखना, वो आर्ट है और वो आर्टिस्टों का ही काम है जो आर्टिस्ट उस पर काम कर रहे हैं। वाह बेहतरीन। सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा जिसको मैं रिसर्च भी करता रहता हूँ कि जैसे कि मैंने इंट्रो में भी अपने बोला कि हमारे जो वालिदैन होते हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आर्ट्स की फील्ड को इतना कारामद नहीं समझते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी माशरे में। और वो इंजीनियर बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, डॉक्टर बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, लॉयर बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, या और जो फील्ड्स हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वो आर्ट्स, हमारे जो बेसिक एजुकेशन जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसमें भी आर्ट्स को कम अहमियत दी जाती है। तो मुझे आप ये बताइए कि आर्ट्स की एकेडमिक करिकुलम तालीम में कितनी अहमियत है, दूसरा हम इसको उजागर कैसे कर सकते हैं। देखिए सर, असल में मसला ये है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उसके पीछे पड़ गए हुए हैं। हम सबसे पहले तो हम जो सबसे बड़ा पीर है उसको वो हम मानते हैं पैसे को। हम पैसे कमाने के चक्करों में जाते हैं, कमर्शियल माइंड लेके घूम रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि भाई मुझे अपनी कैथारसिस करनी है, मुझे अपने आप पे काम करना है, तो सबसे बड़ी एजुकेशन भी यही है और सबसे बड़ा आर्ट भी यही है कि आप सबसे पहले अपने आप के ऊपर काम करते हैं, आप अपने इनर फीलिंग्स के लिए काम करते हैं। जब आप अपने लिए काम करते हैं तो आपके अंदर का इज़हार वो बाहर आता है। वो जब बाहर आता है तो दुनिया को पता चलता है कि हाँ भाई आर्ट की शक्ल तो ये है, ठीक है। फिर वो ये चीज़ जो है हमें, अगर हम चाहें कि भाई इसमें पैसे भी मिले तो रियली इसमें पैसे भी आ जाते हैं, वरना तो ये आर्ट जो है ना वो सेल्फ सेटिस्फिकेशन का नाम है। इंसान जितना भी पैसा कमाए और सेटिस्फाई ना हो, सेल्फ सेटिस्फिकेशन ना हो, तो मेरे ख्याल में अधूरा इंसान होता है। लेकिन जिसके पास पैसे ना हो और सिर्फ दिल की खुशी हो, माइंड उसका सेट हो, तो वो बेहतरीन अमीर तरीन इंसान होता है, क्योंकि उसके पास वो आर्ट होता है। मैं स्पेशली अपनी भड़ास, मुझे बीमारी लगती है, मुझे सर में दर्द होता है, मैं अपना आर्ट करता हूँ, गम को भी आर्ट करता हूँ, तो खुशी को भी पेंट करता हूँ। और यकीन करें कि मैं आर्ट में बिल्कुल पूरी ज़िंदगी मेरी इन्वॉल्व है। वाह सर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक तरफ बहुत सारे लोग पैसों के पीछे एज अ प्रोफेशन पैसों के पीछे भागते हैं, और हालांकि आर्ट्स में भी बहुत पोटेंशियल है। और जितना पैसा, अगर लोग पैसे को ही ज़्यादा तरजीह देते हैं कि, तो मैं समझता हूँ कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसको बताइएगा कि आर्ट्स में सबसे ज़्यादा पैसा है। क्योंकि अगर एक गाड़ी भी बनती है तो इंजीनियरिंग उसकी कैसी भी हो, लेकिन लोग उसका आर्ट देखते हैं। बेशक उसकी मॉडलिंग जो होती है उसमें आर्ट शामिल है। मोबाइल की इंजीनियरिंग बड़ी बुरी होती है, जब वो खुलता है मोबाइल तो आप लोगों को पता है कि मोबाइल बड़ा बुरा दिखता है, हकीकत है, लेकिन नहीं चलता। जब हम खरीदने जाते हैं तो हम उसका आर्ट देख रहे होते हैं। आप सर इंसान की मिसाल ले लें ना, आप इंसान का ऑपरेशन होते हुए देखें, उसके आते देखें, फेफड़े देखें, आपको एक अजीब सा महसूस होगा। लेकिन इंसान जब खूबसूरत उसका जो आउटलुक जो सामने आता है तो प्यार करने को दिल करता है। ये जो प्यार है ना, ये आर्ट की सिनफ। तो सर ये कितना इसका रोल है कि जो दुनिया में लोग कौमें हैं, हमारी भी एक कौम है,
और हमारी तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में भी शामिल होती है और हमारे पास दुनिया के हर वसाइल मौजूद है हमारे मुल्क में। लेकिन बहुत सारे ममालिक अपने आप को पेश कर पाए, क्योंकि आपने जैसे बोला कि इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, और आर्ट्स का प्रेजेंटेशन में बड़ा अमल दखल है कि आप अपने नज़रियात को, अपने ख्यालात को, अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने किसी भी काम को पेश किस तरीके से करते हो, उसके लिए आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आर्टिस्ट होना, भले आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, भले आप मेडिकल साइंस में हो, भले आप लॉयर हो, लेकिन आपके पास आर्ट्स की टीम, आर्ट्स की तालीम या आर्ट्स कुदरती तौर के ऊपर आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप अपना लोहा मनवा सकते हो। तो आप कहाँ तक समझते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर तक बन गया और पाकिस्तान के पास बेतहाशा वसाइल हैं, तो आर्ट्स की जो कमी है वो क्या आपकी नज़र में, क्या पाकिस्तान की जो बैकवर्डनेस है, अंडर डेवलप्ड कंट्री अभी तक रहा है और तरक्की याफ्ता मुल्कों में नहीं आ पा रहा है, तो उसमें आर्ट्स का कितना रोल है और हम कैसे इसको एड्रेस कर सकते हैं? देखें, इसमें भी मैं आपको एक यही चीज़ बताऊंगा कि सबसे पहले अपने आप को बिल्ड करना, अपने आप को टाइम देना। आप बेहतरीन आर्ट करेंगे, बेहतरीन क्रिएशन करेंगे तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए छोटे छोटे स्केचेस लाजमी है। स्केचेस का मतलब है कि वो सोच, आपकी जो छोटी सोच है वो आपका छोटा स्केच है। आप उसको, जब आपका ख्वाब की जो ताबीर होती है ना, वो आपका बड़ा एक मैसेज है और वो बहुत बड़ा कैनवेस है आपका। जब कैनवेस आपका डेवलप हो जाता है तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक आपकी सोच है कि सुधरे हुए ममालिक या जो बेहतरीन जो ममालिक में जो आजकल मुल्क शुमार हो रहे हैं, हम उससे पीछे नहीं हैं। हम काम करते नहीं हैं, हम काम करेंगे तो उसके शाना बशाना होंगे और उसके साथ हम एक साथ जो है ना मिल के काम कर सकते हैं। सर, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हम खुद के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं और हम जो दूसरों की बताई हुई चीज़ें होती हैं, दुनिया की दिखाई हुई चीज़ें होती हैं, उसकी रूह की तस्कीन के लिए काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ना हम पैसा कमा पाते हैं, ना ही सुकून कमा पाते हैं। सर, इस आर्ट्स का जो इंसान की ज़िंदगी है, क्योंकि आर्ट्स नज़रियात को पेश करने का नाम है और मैं समझता हूँ इंसान की कुल दौलत जो है वो नज़रिया है, उसका आइडियाज़ हैं, जो सोच अल्लाह ताला ने हमें आइडियाज़ दिए, थॉट्स दिए, इमेजिनेशन दिए। आर्ट्स का इंसान की ज़िंदगी के ऊपर कितना असर है? बेहतरीन सवाल। असल में अगर देखा जाए तो इंसान जो कुछ भी कर रहा है ना, उसके पीछे आर्ट ही है, लेकिन उसको वो आर्ट मानता नहीं है। मिसाल के तौर पे पंखा चल रहा है, हवा दे रही है, हमें सुकून मिल रहा है, आर्ट है ये। फ्रिज चल रहा है, ठंडा पानी पी रहे हैं, आर्ट है ये। एसी चल रहा है, भाई ठंडक महसूस हो रही है, ये सब आर्ट है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये सारी इन्वेंशन है और ये सारी क्रिएशन है जो कि इंसान की ज़िंदगी से वाबस्ता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम किसी दूसरी चीज़ों में बिजी हैं तो इसको हम आर्ट ही नहीं मान रहे हैं, आसानी से भी ले रहे हैं, हम हर चीज़ यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन उसको हम आर्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम तहे दिल से इसको माने कि भाई ये जो पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, जितनी भी क्रिएशन है ये आर्ट का ही नाम है, आर्ट के बगैर हम रह नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में अगर सोच तब्दील हो जाएगी तो हमें ये पूरी अपनी ज़िंदगी में भी और पूरे हमारे मुल्क में, मुआशरे में सिर्फ आर्ट ही नज़र आएगा। हमारा इस इंटरव्यू का मकसद बेसिकली आर्ट्स की अहमियत आपके सामने लेकर आना है। सर, जहां हमने देखा कि इंजीनियरिंग में आर्ट्स की ज़रूरत होती है, बेशक मोबाइल की इंजीनियरिंग है तो उसके लिए आर्ट ज़रूरी है, गाड़ी की इंजीनियरिंग है तो उसके लिए आर्ट ज़रूरी है, घर की इंजीनियरिंग है तो उसके लिए आर्ट्स ज़रूरी है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि मेडिकल साइंस भी आर्ट्स की अहमियत को सराहा रहा है और कलर्स के ऊपर वो इलाज करता है, कौन से कलर्स कौन सी जगहों पे ज़रूरी होने चाहिए। तो मेडिकल साइंस में भी आर्ट्स का बहुत अमल दखल है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि बिजनेस, सारा बिजनेस आर्ट्स के ऊपर ही तो है। आप जितने भी मार्केटिंग देखते हैं, वीडियो कमर्शियल्स देखते हैं, जितना भी आप पैकेजिंग देखते हैं प्रोडक्ट्स की, उस सब में आर्ट्स शामिल होता है। सर, मेरा आपसे जो बुनियादी सवाल है कि मुआशरा इन सब चीज़ों के ऊपर हावी होता है, बेशक। तो इस दौर में मुआशरे की इस्लाह, रिहैबिलिटेशन के लिए भी आर्ट्स इस्तेमाल हो रहा है, मीन्स मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए भी आर्ट्स इस्तेमाल होता है। तो पाकिस्तान भी एक मुआशरा है और मैंने सुना है कि आप जो है वो जेल में कैदियों को आर्ट सिखाते हैं और इसका इस सवाल से बड़ा ताल्लुक़ है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये मुआशरती मसले को आपने कैसे उजागर, ये सिलसिला कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में बताइए। आपने बहुत बेहतरीन सवाल ये भी किया और बल्कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। इंसान की जो रिहेबिलिटेशन है वो इंसान के अपने हाथ में है। अगर वो अपने आप को रिहेबिलिटेट करे तो कर सकता है और रिहेबिलिटेशन के साथ साथ वो रिफॉर्मेशन भी आ जाती है उसमें।
तो यही नज़रिया है कि हम सोचते हैं कि भाई हम जो बाहर लोग रहते हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो क्रिमिनल है जो जेलों में रहते हैं वो बहुत ख़राब जहनों के बदजन होते हैं, ये इस तरह नहीं है। इंसान ही है वो। जब इंसान अच्छा काम कर रहा होता है तो सबको अच्छा दिखता है, लेकिन कभी कभी वो ऐसा भी काम करता है जिसमें वो बुरा दिखता है, लेकिन वो बुरा होता नहीं है। बेसिकली क्या चीज़ होती है कि जिस तरह आपने बात की कि भाई मोबाइल का अगर इनर साइड अगर देखेंगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, उसका आउटलुक देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। हर इंसान की एक जोड़जक जो होती है वो इस तरह ही हुई है। तो हमने ये मिशन लेके और आईजी जेल खाना जात और मिनिस्टर ऑफ जेल ये सब हमने मिलके एक 2007 में ये काम करना शुरू कर दिया। ये प्रोजेक्ट के हिसाब से हमने काम शुरू कर दिया कि अंदर जो लोग हैं जो जिसको 10 साल से 30 साल तक और 25 साल से 50 साल तक भी सज़ाएं हैं, तो क्या हम उसको वाकई नाकारा समझ के उसको छोड़ देंगे? नहीं, कभी भी नहीं। इस वजह से फिर हमने ये प्रोग्राम सोचा है कि अंदर जो है जेलों में अंदर रिहेबिलिटेशन के लिए हमें काम करना चाहिए। हालांकि बहुत सारी एनजीओज़ काम कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल में हम इस मिशन में बिल्कुल कामयाब हैं, क्योंकि हम आर्ट के ज़रिए उसकी कैथारसिस कर रहे हैं, आर्ट के ज़रिए हम उसको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। तो हम बहुत सारी जो है नुमाइशें भी कर चुके हैं, और कैदियों की स्पेशली जो फ़नकारों की वर्ल्ड लेवल पे हमने 18 एग्जीबिशंस की हैं। अभी भी वो हमारा काम जारी और सारी है। कोशिश ये है कि सिंध की तमाम जेलों में हम ये फ़ाइन आर्ट्स के स्कूल खोलेंगे। फ़िलहाल कराची की जितनी भी जेलें हैं उसमें हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप भी कभी विज़िट करें हमारी फ़ाइन आर्ट्स क्लास जो अंदर जेल में बने हुए हैं। इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। बाहर भी हम यही काम कर रहे हैं, अंदर भी काम कर रहे हैं। तो ये रिहेबिलिटेशन का जो कोर्स है ये हम जो है ना जेलों में लेकर गए हैं, और इंशाल्लाह ताला हमें इसमें सक्सेस मिलेगी। अच्छा सर, इस सिलसिले में आप ने ज़ाहिर सी बात है अपनी पूरी ज़िंदगी आर्ट्स के शोबे को दी है, तो इस पूरे सफ़र में कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनसे आप मुतासिर हुए हैं, और कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, और आर्ट्स के कदरदान कौन लोग हैं इस मुल्क में? और इसके साथ साथ आप हमें जो हमारे इस जनरेशन के फ्रेश आर्टिस्ट हैं उनसे भी ज़रा मुतारिफ़ करवाइए। सर जी, असल में ये है कि जिस आर्टिस्ट से मैं मिला हूँ वो कमाल के आर्टिस्ट हैं। वो ना सिर्फ आर्टिस्ट है बल्कि बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं। जिस आर्टिस्ट का हमने प्यार हासिल किया, जिस से हमने सीखा, उसमें से बहुत बड़े नाम है मंसूर सलीम साहब। मंसूर सलीम साहब एक ऐसा कराची का आर्टिस्ट हैं, बल्कि थे, वो अब इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करें। उसको हम सब मिलके इंसाइक्लोपीडिया कहते थे उस आर्टिस्ट को, और क्या कमाल का सुरलिस्टिक आर्टिस्ट था। सुरलिज्म पे इतना बेहतरीन काम करता था। नाहिद रज़ा एक पाकिस्तान की चमकती धमकती आर्टिस्ट है। मोहम्मद अली भट्टी वाहिद एक सिंधी आर्टिस्ट है जो PhD है फ़ाइन आर्ट्स में, और स्पेशली वो पोर्ट्रेट पे। तो ऐसे कमाल के आर्टिस्टों से हमारी मुलाकात हुई है, बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने इज़म्स भी क्रिएट किए हैं, जिस तरह ओल्ड मास्टर्स ने इज़म क्रिएट किए हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट ने फाइज़म पे काम किया है, बहुत सारे आर्टिस्ट ने रियलिज़म पे काम किया है। आजकल मेरे ख्याल में इम्प्रेशनिज़म एंड एक्सप्रेशनिज़म पे जो काम कर रहे हैं। लेकिन आज के जो जिस तरह आपने कहा कि नए कमर्स हैं, वो सारा काम जो है वो तो आर्टिस्ट जादूगर थे ही थे, लेकिन ये जो न्यू कमर्स आ रहे हैं और जो फ्रेश आर्टिस्ट आ रहे हैं वो कंटेम्प्रेरी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे, वो जो वर्ल्ड वाइड आर्टिस्ट हैं, आप उनमें से किससे मुतासिर हैं? देखिए, मैंने जो कहा ना कि इज़म्स क्रिएट करके बैठे हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम है लियोनार्डो डा विंची, जो मुझे पसंद है, जिन्होंने मोनालिसा की तस्वीर पेंट की है। बहुत सारे हैं, डाली है, और माइकल एंजेलो तो कमाल का रियलिस्टिक आर्टिस्ट था। तो ये सब हमें बहुत कुछ दे के गए हैं। आज उन्हीं की ही देन से हम इन मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सो पुराने आर्टिस्टों ने और आज के आर्टिस्टों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, और इज़म से क्रिएट हो रहे हैं। सो इंशाल्लाह ये काम जारी हो सारी रहेगा। अच्छा सर, आप आर्टिस्ट हैं, आप आर्ट्स का काम भी करते हैं, और आप साथ साथ ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। अपना जो स्किल है, अपना जो हुनर है, वो मुंतकिल भी करते हैं न्यू जनरेशन को। और ये सबसे बड़ी दलील होती है कि अपने स्किल को आप सारी ज़िंदगी कायम रखें, क्योंकि हर आर्टिस्ट का अपना एक स्किल होता है जो उसके शागिर्द और उसके स्टूडेंट्स में और फिर एक नस्ल में दिखता है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपका ये टीचिंग एक्सपीरियंस, ये टीचिंग कैरियर कब से शुरू हुआ? सर जी, एक्चुअली मैं जोगी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ।
जोगी कम्युनिटी के लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आर्ट रिच कल्चर है। सिंध में भी, सिंध का जब कल्चर का नाम आता है तो सिंध रिच कल्चर कहलाता है। और मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि सिंध रिच कल्चर है जोगी कम्युनिटी की वजह से। आज के दौर में जो स्कल्पचर सिखाया जा रहा है, ये किसी दौर में जोगी औरतें जब मांगने जाती थी ना, तो उस दौर में खिलौने, मट्टी से खिलौने, गुड़िया, जानवर वगैरह बना के और आटे पे दे के आते थे गांव गोठों में जाके। आज वो बरतानिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में वो स्कल्पचर कहलाता है और महंगे दामों में और महंगी फीस में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है और वो आटे पे देते थे। तो मैं अपने आप पे जोगी होने पे बहुत बड़ा फ़ख्र करता हूँ। ये तो औरतों का काम था। जोगी मर्द हजरात क्या करते थे कि वो अपने ब्रशेस बना के, अपने कलर बना के और गांव गोठों में जाते थे, जो दरवाजे उसके ऊपर चित्रकारी करते थे और चंद पैसों पे वो अपने डिज़ाइन दे के आते थे। आज वो डिज़ाइन टेक्सटाइल में मुंतकिल हो गई है और टेक्सटाइल में हमें एडमिशन लेने के लिए लाखों रुपये दे रहे हैं, फिर भी एडमिशन नहीं मिल रहा। और उस दौर में हम इससे थे। तो मैं उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ जो बाय बर्थ आर्टिस्ट है। मेरी जो खिदमत हैं वो इस कम्युनिटी के लिए बहुत है। मैंने अपने जोगी कम्युनिटी में आर्ट के ऊपर भी बहुत काम किया है, क्राफ्ट के ऊपर भी बहुत काम किया है और इधर कराची में भी हमने बहुत काम किया है। गांव गोठों में जाके गरीब बच्चे बच्चियों को हमने सिखाया है। उसके बाद मैंने जब ये सिखाना शुरू कर दिया था तो मेरे माइंड में आया कि इनके लिए एक आउटलेट होना चाहिए, क्योंकि जो गरीब औरतें इस पे क्राफ्ट पे काम कर रही है तो इसका क्या होगा, इस फन का क्या होगा। फिर मेरे माइंड में आया कि हम गुलशन हदीद में बैठ के इसका आउटलेट बनाते हैं। फिर वो जो मैंने आउटलेट बनाने का सोचा ना, फिर मेरे माइंड में आया कि ये आउटलेट तो है ही है, लेकिन इसको ये इदारा भी हो सकता है। फिर मैंने वहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी तरह इसके बाद फिर मैंने स्टील मिल के इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस में भी काम किया। वहाँ भी अच्छा टाइम हमारा गुजरा, बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस करवाई। उसके बाद मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला था, वर्कर्स इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के नाम से। वो भी 7-8 साल मैंने चलाया और कोविड की वजह से वो हम बंद करके आजकल हम GIT में पढ़ा रहे हैं। और GIT मुझे इस तरह लग रहा है कि ये मेरा अपना ही इदारा है और इतनी मुझे फ्रीडम है कि जो मैं प्रोग्राम डिज़ाइन करता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, वो मैं बाई तकमील तक पहुँचा सकता हूँ। सो अभी हमने एक प्रोग्राम सोचा है जिसमें आर्ट एग्जीबिशन, सो इंशाल्लाह 7 अक्टूबर को कमिंग थर्सडे पे हम एग्जीबिशन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बेहतरीन आर्ट लवर सईद शाकिर हुसैन शाह साहब वो इनॉग्रेशन करेंगे। और हम सब गुलशन हदीद और गिरदो नवा के तमाम स्टूडेंट्स को और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को और जितने भी इदारे चलाने वाले हैं सबको हम GIT की तरफ से इनवाइट करते हैं कि वो आएँ, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ आएँ। ये आर्ट एग्जीबिशन इस तरह समझें कि आर्ट एग्जीबिशन एक इदारे की तरफ से नहीं हो रहा, आर्ट एग्जीबिशन ये मुआशरे की तरफ से हो रहा है। ये हम गुलशन हदीद का जो मुआशरा है ये सब मिल के कर रहे हैं। एक GIT का या सिकंदर जोगी का कमाल नहीं है, ये हम सब मिल के कर रहे हैं काम। और आएँ, इस आर्ट एग्जीबिशन में मुस्तफ़ीद हों और अपने बच्चों को और अपने स्टूडेंट्स को लाएं, वो देखें कि आर्ट रंगों से आर्टिस्ट किस तरह खेल रहे हैं। वही बच्चे गुलशन हदीद के बच्चे जिन्होंने ये काम किया है और उन्होंने काम कैसा किया है, उसमें ना सिर्फ एक फिगरेटिव आर्ट है लेकिन उसमें इस्लामिक आर्ट भी है, नॉन इस्लामिक आर्ट भी है, पर्सपेक्टिव भी है, लैंडस्केप्स भी हैं। तो सब आएँ और इस एग्जीबिशन को देखें और फिर आप देखें कि आगे हमें क्या करना चाहिए और आप ही हमें एडवाइस करें। दोस्तों, जैसे कि सर सिकंदर जोगी ने कहा कि इनके स्टूडेंट्स की एग्जीबिशन है और फाइन आर्ट्स का जो इम्तिहान होता है, एग्जामिनेशन होता है या उसका जो फल होता है वो एग्जीबिशन की सूरत में ही होता है। और इस एग्जीबिशन की जो इब्तिदा है वो 7 अक्टूबर से है, थर्सडे से, और 3 बजे इसकी ओपनिंग सेरेमनी है और ये 3 दिन तक चलेगा। मीन्स थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को 4 बजे इसका अख्ताम हम करेंगे। तो ये ओपन फॉर ऑल है। जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, माशरे के लोग हैं, गुलशन हदीद, स्टील टाउन और आसपास गिरदोनवा के लोग, वो सब इस एग्जीबिशन में विज़िट कर सकते हैं और बच्चों की जो कला है, जो आर्ट है, जो टैलेंट है वो देख सकते हैं। सर, आखिरी सवाल की तरफ हम जाएंगे कि आज टीचर्स डे है और मैं आपसे, आप एक बहुत एक्सपीरियंस्ड उस्ताद हैं, अपनी फील्ड के एक माहिर ट्रेनर थे, तो मैं क्योंकि आज दौर ऐसा आ गया है कि उस्ताद की वो कदर और वो अहमियत नहीं रही है,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी उस्ताद हैं देखने वाले, अभी तक तो हम शागिर्दों से बात कर रहे थे, लेकिन जितने टीचर्स हैं आप उनके लिए, उनकी मोटिवेशन के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए अगर आप चंद जुमले और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि आप सर्वाइवर हैं कोविड के बाद, स्टिल यू आर बिलीविंग इन दिस प्रोफेशन और आप अभी तक कायम दायम हैं और अपनी स्किल्स बढ़ा रहे हैं। तो वो उस्ताद जो इस प्रोफेशन को देख रहे हैं उनके लिए आपके चंद वर्ड्स। सर एक्चुअली मोहब्बत पैदा हुई है, हो रही है और ये होती रहेगी। उस्ताद और शागिर्द के बीच में जो रिश्ता है वो रूहानी माँ बाप का भी है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि ये दुश्मनी का भी है, क्योंकि ये अगर चीज़ें अगर हम नहीं कर रहे हैं ना तो वो हम अपना एक्सप्रेशन वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे। तो मैं तमाम उस्ताद हजरात को, जो असातिज़ा है, जो टीचर्स हैं, टीचर्स आम चीज़ नहीं है, टीचर माशरे का आईना है और अच्छा टीचर वही है जो निसाब के साथ साथ बच्चे को तहज़ीब भी सिखाएं, बच्चे को तमद्दन भी सिखाएं और बच्चे को कल्चर सिखाएं। कि हमारे कल्चर में क्या है, क्योंकि हम कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी सारे टीचर्स से मेरी मिन्नती है कि वो निसाब के साथ साथ कल्चर का ज़रूर लेक्चर दें, क्योंकि कल्चर अगर हमसे गया तो फिर तहज़ीब चली जाएगी। तो बेहतरीन टीचर वही है जो तहज़ीब पे काम करें और उसकी ग्रोथ करें बच्चे की। वैसे तो हर इंसान ही आर्टिस्ट होता है, ये लफ्ज़ यूज़ करना है कि बॉर्न आर्टिस्ट और अनबॉर्न आर्टिस्ट, ये लफ्ज़ होना ही नहीं चाहिए। बट जो उस्ताद होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट होता है और वो ही अपने शागिर्दों को ये इल्म ट्रांसफ़र करता है। और वो आर्ट्स के बिना, मेरा बिलीव है कि अगर उसके अंदर एक अच्छा उस्ताद है तो उसके अंदर आर्ट्स भरपूर होगा। तो आज हमारी जो इंटरव्यू और निश्चित सर सिकंदर जोगी के साथ रही, ये कारआमद रही और उम्मीद करेंगे कि ये मैसेज दूर दूर तक जाएगा, गवर्नमेंट्स तक जाएगा, जनरेशन्स तक जाएगा, अवाम तक जाएगा कि आर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिसाइड्स इंजीनियरिंग, बिसाइड्स मेडिकल, बिसाइड्स लॉ, बिजनेस, आर्ट्स इज़ नंबर 1। तो किसी भी आप तरक्की याफ्ता मुल्क को देखेंगे तो उधर आर्ट्स बुलंदी पे होगा। तो हमारा माशरा इससे दूर क्यों रहे, हम इससे पीछे क्यों हटें। तो इसी नोट पर हम इख्तिताम करेंगे कि सर का शुक्रिया अदा करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और एग्ज़िबिशन फ़ाइन आर्ट्स की 7 अक्टूबर थर्सडे से शुरू है, आइए विज़िट कीजिए। फैमिलीज़ आ सकती हैं, अपने बच्चों को साथ लेकर आ सकते हैं, फ्रेंड्स आ सकते हैं, स्टूडेंट्स आ सकते हैं फ्रॉम कॉलेजेस, स्कूल्स। और आर्ट्स आइए मिल के हाथ बढ़ाते हैं इन जैसे उस्तादों का, जो कि आर्ट्स जो कि सबसे पीछे हमारे माशरे में, उनको उसको सबसे आगे लेकर आने में हम इन उस्तादों की मदद करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।